मैं वेलकम करती हूँ आपका नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी केमिस्ट्री की 20वीं क्लास में पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अपनी क्लास में जाने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, HP पुलिस, HP पटवारी, HP टैट, क्लरिकल एग्ज़ाम, एलाइड सर्विसेज एंड अदर बैंक क्लरिकल एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग देता है। इस सेशन में मैं बात कर रही हूँ स्पेशली आपसे HP टैट के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने HP टैट की तीनों स्ट्रीम्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए और इस तरह का आइकन आपको नीव इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा। उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बेनिफिट्स आपके लिए। हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में तो 1 वीक तक हम आपको डेमो फ्री देंगे। 1 वीक तक हम आपको आपके जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स जो है वो फ्री पढ़ाएंगे, ताकि आप उस एक हफ्ते में एनालाइज कर सकें कि क्या जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या टीचर्स को नॉलेज है कि वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवा सकें। तो 1 वीक डेमो फ्री इज़ अ बिग बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द नीव इंस्टीट्यूट। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारी बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में चलता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। नीव इंस्टीट्यूट BPL स्टूडेंट्स के लिए 20% डिस्काउंट जो है वो रखता है। ये डिस्काउंट बोथ हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए होगा। हमारी जो फीस रहेगी HP टैट के लिए वो है 1999 रुपीज़ और इसमें भी जो है हम 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ताकि उनकी पढ़ाई में, उनकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं HP टैट में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सेक्शन करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, J.J. थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम और बहुत सारे जो है वो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड फिनोमिना पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले जो था आपने पढ़ा सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, जिसको J.J. थॉमसन ने दिया था और उसको प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते थे, ठीक है। और उस मॉडल ने आपको बताया था कि एटम जो है दैट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। दूसरा मॉडल आपने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें बताया था कि जो एटम है उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज जो है वो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस की रेडियस जो है वो बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू एटम। तो जो रदरफोर्ड मॉडल था उसने एक्सप्लेन किया कि एटम के अंदर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। और जो रदरफोर्ड मॉडल था उसका ड्रॉबैक ये था कि उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं और एनर्जी लूज़ करते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो वो एनर्जी लूज़ करते जाएंगे और फाइनली जो है वो न्यूक्लियस में जो है वो गिर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एटम हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। लेकिन आपको पता है एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक फॉर रदरफोर्ड मॉडल। तो उस ड्रॉबैक को पूरा करने
के लिए, ठीक है, बोहर जो थे, नील बोहर ने 1913 में बोहर मॉडल ऑफ एटम दिया था। तो आइए जानते हैं हम बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। In order to overcome the limitation of Rutherford model, Neil Bohr in 1913 proposed a new model of atom on the basis of Planck's quantum theory। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी आपने पढ़ ली, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या थी आपको पता चल गई। मैं फिर रिपीट करती हूँ, रदरफोर्ड मॉडल ने बोला था कि जो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, अगर वो ऐसे ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे तो फाइनली एनर्जी लूज करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है। और नील बोहर जी ने जो मॉडल दिया था वो दिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलती है कि जो एटम होता है, ठीक है, सॉरी, जो लाइट आती है रेडिएशंस की, वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ठीक है, और क्वांटा आती है। तो उस थ्योरी से उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए नील बोहर ने 1913 में एक मॉडल दिया था। अब बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से करते हैं, इस तरह से सर्कुलर पाथ है, और इस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं जो सर्कुलर पाथ होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। और इनको हम डेजिग्नेट करते हैं, जो न्यूक्लियस के नज़दीक है उसको 1, जो अगला है उसको 2, और जो अगला है उसको 3, और जो नेक्स्ट है उसको 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमने उनके नाम दिए हैं। फर्स्ट का नाम K, सेकंड का L, थर्ड का M और N। ठीक है, तो ये बोलता है बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, नेक्स्ट है, each orbit is associated with definite energy and are known as energy levels और shells, जो मैंने आपको भी डायग्राम से बताया। they are number as 1 2 3 4 K L M N। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑर्बिट हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन एन एटम में, उनके हमने जो है वो नाम दिए हैं। ठीक है, आगे बोलता है, when energy is applied to an electron it absorbs energy only in fixed amount as a quanta and jumps to higher energy state known as excited state। ठीक है, तो ये बोलता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जिनके हमने नाम दे दिए, ऑर्बिट नाम दे दिए, जैसे न्यूक्लियस के साथ वाला है 1 2 3 4, इस तरह से। तो बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और उसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे है? मान लो हम बात करते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है 1 पोजीशन पे, ठीक है, 1 शेल है ये, तो इसने एनर्जी ली तो ये यहाँ से चला जाएगा 3rd शेल में। ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, 3rd शेल में चला जाएगा, और ये होगी उसकी एक्साइटेड स्टेट। और ये बोलता है कि जब वो एनर्जी लूज करता है, 3rd स्टेज से उसने एनर्जी लूज की, तो वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो 1st से 3rd में गया तो वापस 1st में ही आएगा, वो आते हुए 2nd में भी आ सकता है, 2nd से फिर 1st में आ सकता है, या 3rd से डायरेक्ट 1st में आ सकता है। तो इसका मतलब है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ दैट आर ऑर्बिट, ठीक है, तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ही एनर्जी लूज नहीं करते। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और लोअर स्टेट से हायर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एनर्जी लूज करके जो है वो लोअर स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, दस द एमिशन एंड ऑब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू, इन अदर वर्ड्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है कि जो एनर्जी उन्होंने गेन की, ठीक है, और गेन कब की? जब वो एक्साइट स्टेट में गए, ठीक है, और लूज की उन्होंने
ठीक है, जब वो लोअर स्टेट में आए तो वो एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब बराबर होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वही रहेगी, जितनी एनर्जी गेन करके वो एक्साइट स्टेट में जाएंगे उतनी ही लूज करके जो है लोअर स्टेट में आएंगे, तो उनकी एनर्जी पे जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो एक पर्टिकुलर पाथ में करते हैं और उनकी एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, उनके न्यूक्लियस में गिरने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जितनी एनर्जी उन्होंने गेन की उतनी ही एनर्जी लूज करके वो वापस आते हैं। ठीक है, तो ये जो था बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह रिवॉल्व करते हैं, और रदरफोर्ड मॉडल जो था इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अचीवमेंट्स क्या है आपने देख ली कि उन्होंने सब पहले तो बोल दिया उन्होंने सबसे पहली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं और लोअर स्टेट से हायर से जाते हैं और हायर से स्टेट से लोअर में जाते हैं और उनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड रहती है। तो देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम की। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लूज एनर्जी ऑफ इट्स ओन, दे ओनली लूज एनर्जी व्हेन दे मूव फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू लोअर स्टेट। ठीक है, वो अपने आप लूज नहीं करते एनर्जी, वो तभी लूज करते हैं एनर्जी जब वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं। लेकिन रदरफोर्ड बोलता था कि वो जब रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी लूज करते रहते हैं। समझ गए आप डिफरेंस दोनों में? ठीक है, एंड absorb energy when go from ground state to excited state। ठीक है, so the electron does not fall in the nucleus, क्योंकि जब वो एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एनर्जी लूज करके लोअर स्टेट में आ जाते हैं, जो उनकी एनर्जी है एक्चुअल वो क्या रहती है, क्वांटाइज्ड। ठीक है, आगे जो सेकेंड अचीवमेंट है बोहर मॉडल की वो है बोहर थ्योरी हैज हेल्प्ड इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम एंड वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हाइड्रोजन एटम एंड वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जो है वो कैलकुलेट करने में हेल्प कर गया। तो उसके लिए उसने एक रिलेशन दिया कि हाइड्रोजन एटम और वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपके पास इक्वेशन है En इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर। जेड होता है यहाँ पे एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, समझ गए? ठीक है, किलो जूल पर मोल। En इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर किलो जूल पर मोल। ये बता दिया उन्होंने कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी क्या है? This theory can only explain the atomic spectra of hydrogen atom and one electron species like helium ion, lithium ion, but it cannot explain the spectra of multi electrons atom। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या है? देखो आपने पेपर में पूछ जाता है व्हाट इज द सक्सेसफुल ऑफ बोहर थ्योरी, तो क्या बोला उन्होंने? बोला कि जो एटम है में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल हैं, वो नहीं गिरते हैं न्यूक्लियस में, और मैंने आपको समझा दिया कि क्यों नहीं गिरते हैं। और उन्होंने क्या दिया था, दूसरा उनका बेनिफिट था इस थ्योरी का कि उन्होंने एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प की हाइड्रोजन एटम एंड वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। याद रखना उन्हीं एटम में जिनमें वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, ठीक है, जिन एटम में वन इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प की और हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प की। ठीक है, अब है उसके ड्रॉबैक्स, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है 4 ऑप्शन से, केवल बेनिफिट पूछ जाते हैं, केवल लिमिटेशन। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती हैं? जैसे आपके हीलियम आयन है, ठीक है, तो हीलियम आयन है ये, ठीक है। तो इस हीलियम में वैसे नॉर्मल अगर हीलियम एटम है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक है, उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर उसका 2 है, 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जब वो हीलियम आयन बन गया पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ? उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन कितना बचा? इसमें 1 बचा। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? ठीक है, ऐसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उसमें 2 ही प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन जब हीलियम जो है वो आयन बन गया तो प्रोटॉन तो उसमें 2 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि उसके ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका
लिथियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, लिथियम 2 पॉजिटिव। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इसने 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इसने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे दिए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो 3 में से उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो दिस थ्योरी, जो बोहर थ्योरी थी, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो हाइड्रोजन एटम और 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का ही जो थी वो एक्सप्लेन कर पाई थी, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का जो था ये एक्सप्लेन नहीं करी थी। आगे है जैसे बोहर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जीमन इफेक्ट क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना है आपने ये डेफिनेशन, क्योंकि पूछा जाता है व्हाट इज जीमन इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्टार्क इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की तो उसको बोलते हैं हम जीमन इफेक्ट, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की तो उसको बोलते हैं हम स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द सीरियस ब्लो टू दिस थ्योरी, जो हमने बोहर थ्योरी पढ़ी, वाज गिवन बाय द प्रिंसिपल सच एज डी ब्रोगली रिलेशनशिप एंड हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली रिलेशनशिप आया, डी ब्रोगली इक्वेशन आई, उसने भी जो है वो इस थ्योरी को जो है वो नेग्लेक्ट किया, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। अभी आपको पता है हमने बोहर मॉडल पढ़ा कि उसकी क्या बोहर मॉडल क्या है, पता है आपको, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है। डेफिनेट है होती है उनकी एनर्जी, क्योंकि जितनी एनर्जी वो लूज करते हैं उतनी ही गेन करके वो हायर स्टेट में जाते हैं, ठीक है। और जैसे बता दिए मैंने आपको, ऑर्बिट लिखते हैं हम 1 2 3 4 KLMN, ठीक है। और उसके अचीवमेंट्स थे कि जो एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कंटाइज्ड रहती है, ठीक है। और जो बोहर थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन किया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। आगे है दिस थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो हाइड्रोजन एटम और 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की तो वो एनर्जी डिफाइन कर पाया, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी डिफाइन नहीं कर पाई बोहर थ्योरी। और जीमन और स्टार्क इफेक्ट क्या होते हैं ये भी इसमें है, वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जीमन और स्टार इफेक्ट की डेफिनेशंस आपको ज़रूर याद रखनी है कि स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग कौन से इफेक्ट में, किस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में होती है। और अदर जो इसके लिए ड्रॉबैक रहा इसका बोहर का, वो था कि जब डी ब्रोगली रिलेशनशिप आए एंड हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आए तो उनके अकॉर्डिंग भी जो ये थ्योरी जो थी वो ठीक नहीं हो पाई। तो आपको बोहर मॉडल की जो अचीवमेंट्स हैं और ड्रॉबैक्स हैं वो ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। वी हैव सीन दैट लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव ड्यूल नेचर, ठीक है, वेव एंड पार्टिकल, यही पढ़ा ना हमने पहले। मैक्सवेल ने बताया कि वेव नेचर होता है रेडिएशंस में, प्लैंक्स क्वांटम ने बताया कि पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर ध्यान से पढ़े हो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैक्सवेल ने बताया कि जो रेडिएशंस हैं उनमें वेव नेचर होता है, और इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम ने बताया कि जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, वो आती हैं पार्टिकल फॉर्म में इन द फोटोन्स ऑफ लाइट की फॉर्म में, ठीक है। आगे है बट लुइस डी ब्रोगली अ फ्रेंच फिजिसिस्ट in 1924 advanced a new idea by stating that all moving material particles have dual nature, ठीक है। उन थ्योरीज ने अलग अलग बताया प्लैंक्स क्वांटम और मैक्सवेल ने, लेकिन डी ब्रोगली ने बता दिया कि जो मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, उसमें डबल नेचर होती है, वेव की भी और पार्टिकल भी, ठीक है। कि डी ब्रोगली इक्वेशन ने बता दिया कि जो मटेरियल पार्टिकल है उनमें दोनों टाइप की जो नेचर होती है, ठीक है, वेव भी एंड पार्टिकल भी। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। कई बार जो है वो पेपर में डायरेक्ट आजकल जो है वो डायरेक्ट इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दी होती हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो डी ब्रोगली इक्वेशन है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ होती है, वेव नेचर डिफाइन करती है पार्टिकल की, ठीक है। h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, ठीक है।
mv इज द मोमेंटम रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल, ठीक है। mv होता है आपका p, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। और डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो बताती है कि जो मटेरियल पार्टिकल हैं उनमें बोथ नेचर होती है, ठीक है। हम उसमें वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है, ठीक है। तो वेव नेचर इन रिलेशन बता दिया, वेव नेचर लैम्डा में और किस में, मोमेंटम में। मोमेंटम बताता है आपका पार्टिकल नेचर, उसकी वैल्यू होती है mv, ठीक है। तो ये है डी ब्रॉगली इक्वेशन। वी कंक्लूड फ्रॉम अबव इक्वेशन वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑब्जेक्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। कि वेव नेचर और जो पार्टिकल नेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, जहां आप देख रहे हैं। तो आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? देखिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन ने क्या बोला, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला, मैक्सवेल ने क्या बोला, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट बना के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? डी ब्रॉगली इक्वेशन ने तो बोल दिया कि बोथ नेचर होती है, वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। अब हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? According to this, it is not possible to measure simultaneously the position and the momentum of microscopic particle with accuracy, ठीक है। कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नेचुरली हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक ही हैं, हम उनको देख नहीं सकते, तो हम उनका ना पोजीशन अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, ना उनका मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, ना उनकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ना पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि हम उनकी स्टडी कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। तब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये कि वो सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है उनकी पोजीशन एंड मोमेंटम। तो वो बोलते हैं हंसबर्ग, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। और वो एक इसके लिए इक्वेशन देते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी जो होता है, डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो उन्होंने डेफिनेशन में बोला, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन। तो डेल्टा एक्स है आपकी पोजीशन, ठीक है, एंड द मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एंड पी है मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। की हम एक्यूरेसी से किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसके लिए इन्होंने रिलेशन दे दिया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन h/4π। ये है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैथमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा क्यों लिखा है? डेल्टा का मतलब है कि जैसे एक्स है तो पोजीशन भी चेंज होती रहती है, तो डेल्टा लगा दिया है हमने आगे। मोमेंटम भी चेंज होता रहता है, क्योंकि पार्टिकल इतने स्मॉल हैं, आप एक चीज़ स्टडी करने लगेंगे तब तक वो कहीं और पहुंच जाएंगे। तो मैथमेटिकली जो हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कहता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π। नेक्स्ट है डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इज मेजरिंग पोजीशन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि डेल्टा एक्स है कि हम पोजीशन जो है वो नहीं फाइंड आउट कर सकते ढंग से। और डेल्टा पी है आपका m डेल्टा v, क्योंकि p की वैल्यू आपको पता है मोमेंटम की होती है mv। और यहाँ पे हम डेल्टा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ना हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना वेलोसिटी, और m को हम डेल्टा नहीं लिख रहे क्योंकि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो डेल्टा p और m डेल्टा v इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो जिसकी डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है और ये वाली इक्वेशन भी, क्योंकि स्टेटमेंट से और इक्वेशन से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। इन 1923 Ernst Schrödinger developed an atomic model taking into account both wave and particle nature of electron called wave mechanical model of an atom, ठीक है। wave mechanical model of an atom किसने दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है आपका, wave mechanical model दिया था अर्विन स्क्रोडिंगर ने, ठीक है।
और उन्होंने बताया था टेकिंग इन अकाउंट बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेव एंड पार्टिकल नेचर बोथ उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बताई थी, तो इसलिए उसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, इट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन एज अ 3 डायमेंशनल वेव। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं एज अ 3 डायमेंशनल वेव। तो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन क्या है ये भी आपको याद करनी है, क्योंकि पेपर में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में आपको सही वाली जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्मा स्क्वेयर साई बाई सिग्मा एक्स स्क्वेयर प्लस सिग्मा स्क्वेयर साई बाई सिग्मा वाई स्क्वेयर प्लस सिग्मा स्क्वेयर साई डिवाइडेड बाई सिग्मा जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एच स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी ब्रैकेट बंद। ठीक है, साई इज इक्वल टू 0। तो ये है आपकी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, आपको इसी तरह याद करनी है। इन्होंने यहाँ इलेक्ट्रॉन को बता दिया 3 डायमेंशनल वेव, और 3 डायमेंशन जो होते हैं एक्स वाई जेड, उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी वैल्यू जो है वो बता दी है हमें स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में। देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपको कि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम किसने दिया था और स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये था आज के बारे में। ठीक है, तो कल हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, और जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। ठीक है, जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है। ठीक है, हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, उसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम और उसकी इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमारी जो लेक्चर हैं उनको कंटिन्यूटी में देखिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। एंड थैंक यू।